हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्यूटोरियल क्लास पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में जो फिजिक्स का सेक्शन आता है। फिजिक्स के सेक्शन में हम आज इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अगर ये जो टॉपिक है अगर आप इसको देख लेते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट से यकीन मानिए कि आपका कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें पूरा कंसेप्ट के साथ पूरा क्वेश्चन को डील करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि ये वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए हम बिना टाइम गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, कहता है कि किसी चालक में धारा उत्पन्न होने का कारण है। तो कोई भी चालक उसमें धारा उत्पन्न होता है, तो धारा उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो धारा जो एक्चुअली धारा होता क्या है, ये धारा जो होता है वो जो चार्ज होता है आवेश उसका फ्लो होता है। और आवेश कैसे फ्लो होता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसके गति के कारण चालक में धारा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कहता है कि किसी धात्विक चालक के ताप में वृद्धि करने पर इसका प्रतिरोध। याद रखिएगा कि जब भी अगर धातु की बात आता है तो धातु में अगर आप उसके टेम्परेचर में इंक्रीज कीजिएगा तो धातु का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। धातु का प्रतिरोध बढ़ता है। और अधातु का जो टेम्परेचर में अगर आप इंक्रीज करते हैं इंक्रीज करते हैं, और धातु का अगर टेम्परेचर में आप इंक्रीज करते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। ये हमेशा पूछा जाता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इससे, अगर इलेक्ट्रिक करंट से आएगा क्वेश्चन तो याद रखिएगा धातु का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ाने से बढ़ता है और अधातु का प्रतिरोध घटता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस पदार्थ के ताप में वृद्धि होने पर प्रतिरोध कम होता है? तो ताप में वृद्धि होने पर तो हम आपको अभी बताए हैं कि धातु होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है? ताप में बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है और अधातु का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉपर क्या है? धातु है, तो इसमें ताप में वृद्धि होगा तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। धातु का प्रतिरोध बढ़ता है ताप में बढ़ाने से, और अधातु का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। चांदी भी हमारा क्या है? एक धातु है, इसका भी प्रतिरोध बढ़ेगा। कॉन्स्टेंटन भी मतलब ये एक मिश्र धातु है तो इसका भी प्रतिरोध क्या होगा? बढ़वे करेगा। लेकिन ये जो हमारा कार्बन है, ये कार्बन का प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा ताप में वृद्धि होने पर। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ कि आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन ओमिक प्रतिरोध क्या है? नॉन ओमिक रेसिस्टेंस जो होता है ना, इसका मतलब ये है कि जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। तो ओम के नियम का जो भी मतलब कि पालन नहीं करता है उसे नॉन ओमिक हम प्रतिरोध के श्रेणी में रखते हैं। तो कॉपर का तार ये तो पालन करता है, टंगस्टन भी पालन करता है। ये डायोड इसमें राइट आंसर हो जाएगा। डायोड हो गया, थर्मिस्टर भी अगर ऑप्शन में रहता तो थर्मिस्टर भी हो जाता। तो ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। कहता है किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी, इसका फॉर्मूला होता है R इक्वल रो इंटू एल बाई ए। ठीक है। अब विशिष्ट प्रतिरोध हम रो को बोलते हैं, अगर ये हम रो यहाँ से निकालते हैं तो ये क्या होता है? R गुने ए बाई एल, जिसमें से R हमारा प्रतिरोध हो गया, ए हमारा एरिया हो गया उसका, और एल हमारा लेंथ हो गया। तो यहाँ पे कहता है किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या करता है? उसकी लंबाई पर, इसके परिच्छेद क्षेत्रफल पर, इसकी बीमा पर। तो विशिष्ट प्रतिरोध बीमा पे तो होगा नहीं, इसके पदार्थ पे। तो इसका राइट आंसर जो होना चाहिए ये इसके पदार्थ पे होना चाहिए, क्योंकि जो मैटर की क्वालिटी होती है, जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी पे ही मेनली निर्भर करता है। क्वालिटी से ही उसकी लंबाई, उसका परिच्छेद क्षेत्रफल भी डिफाइन होता है। तो इसीलिए 5 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज के लिए क्या महत्वहीन है? इसमें महत्वहीन कह रहा है, महत्वपूर्ण नहीं कह रहा है। तो विद्युत फ्यूज के लिए महत्वहीन की अगर हम बात करें तो त्रिज्या भी महत्वपूर्ण है, लंबाई भी है, प्रवाहित धारा भी है।
इसका विशिष्ट प्रतिरोध, इसका हमको लग रहा है, सॉरी 1 मिनट, इसका जो है ना त्रिज्या तो महत्वपूर्ण है, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध भी महत्वपूर्ण है, प्रवाहित धारा भी है, हाँ इसकी लंबाई जो होती है विद्युत फ्यूज का वो महत्वहीन है। आप जो फ्यूज होता है, फ्यूज की तार को आप इतने बड़ा रखो या फिर इससे भी बड़ा रखो, इससे कोई मतलब नहीं है। फ़र्क ये है कि इसकी त्रिज्या कितनी है, इसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध कितना है और इसमें प्रवाहित धारा कितना हो रहा है, ये 3 बातों को ध्यान रखना है, इसकी लंबाई पे कोई असर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध होता है। तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, आर इक्विवेलेंट, सिंपल हम ऐड कर देते हैं R1 R2 ऐसे डॉट डॉट कर करके जाता है। तो श्रेणी क्रम का जो प्रतिरोध होता है वो ऑप्शन पढ़िए क्या कह रहा है, न्यूनतम घटक प्रतिरोध से कम, ये तो गलत बात है, सबका योग होता है घटक प्रतिरोध के योग के बराबर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, सामान्य से जुड़े हुए प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध होता है, समांतर से जुड़े हुए प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध होता है सदा। तो जब भी कोई समानांतर में जुटा होता है तो आपको पता है 1/R इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/R1 1/R2 1/R3 ऐसे कर करके जाता है डॉट डॉट कर करके। तो हमारा इसमें कह रहा है कि समानांतर से जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध होता है सदा, जो न्यूनतम घटक के प्रतिरोध होता, न्यूनतम घटक प्रतिरोध होता है उससे कम होता है, जो ए होगा उसका राइट आंसर होगा। यानी कहने का मतलब है जो आर इक्विवेलेंट होता है ना समानांतर में, वो R1 से भी कम होता है, R2 से भी कम होता है, R3 से भी कम होता है। लेकिन ये क्या है, समानांतर के लिए है, लेकिन सीरीज के लिए जो आर इक्विवेलेंट होता है वो R1 से भी बड़ा होगा, R2 से भी बड़ा होगा, ऐसे होता है। तो वहीं 8 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि समानांतर से जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध होता है सदा, जो न्यूनतम घटक का प्रतिरोध होता है उससे क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी जनरेटर वहीं जनित्र के साथ जोड़ने पर एक प्रतिरोधक R1 P शक्ति विकिरित करता है, यदि R1 के साथ श्रेणी क्रम में एक अन्य प्रतिरोधक R2 जोड़ दे तो R1 द्वारा विकिरित शक्ति। तो जो शक्ति होता है P, इसका फॉर्मूला होता है P बराबर V²/R, ठीक है। तो कहता है जनरेटर के साथ एक प्रतिरोधक R1 वो P शक्ति विकिरित करता है, ठीक है, और R1 के साथ श्रेणी क्रम में एक अन्य प्रतिरोधक R2 को जोड़ा जा रहा है। अब ये R1 है मान के चलो, और इसमें हम कोई और प्रतिरोध R2 को अगर जब हम जोड़ेंगे तो ये तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और इसमें इन्वर्सली रिलेशन का साइन है। तो जब प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो पावर क्या होगा, कम होगा, अगर पावर ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, चूँकि ये इन्वर्सली रिलेशन, एक ज़्यादा तो एक कम, दूसरा कम, अगर दूसरा ज़्यादा तो पहला कम, इस टाइप से। तो 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि अगर R1 P शक्ति विकिरित करता है तो R1 के साथ अगर एक अन्य प्रतिरोध अगर हम R2 को जोड़ते हैं तो जो रेसिस्टेंस क्या होगा, वो रेसिस्टेंस हमारा इंक्रीज कर जाएगा, तो हमारा शक्ति क्या होगा, कम होगा, यानी शक्ति हमारा क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो होता है जिसको हम संधि रूल कहते हैं, ये क्या कहता है कि किसी पॉइंट पे सभी धाराओं का जो अलजेब्रिक सम होता है वो शून्य होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब ये होता है कि किसी पॉइंट पे ना आवेश का डिस्ट्रॉय होता है और ना गेन होता है, ये मूल रूप से यही कहता है। और ये एग्जाम में भी आई है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, नेवी के एग्जाम में पूछा हुआ है कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किस पे आधारित है, तो वो आवेश के संरक्षण पर आधारित है। और द्वितीय नियम पूछेगा तो वो ऊर्जा के संरक्षण नियम पर आधारित है, ठीक है। द्वितीय नियम में ये समेशन है, समेशन भी इक्वल 0 होता है, वोल्टेज इक्वल 0। तो दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, और पहला नियम क्या है, आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो 10 और 11 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो विद्युत अब कह रहा है विद्युत तीव्रता E, धारा घनत्व J एवं विशिष्ट प्रतिरोध के बीच संबंध पूछ रहा है। तो जो हमारा इसके बीच जो संबंध होता है वो E = JK के अनुरूप होता है।
इसका कुछ डेरिवेशन है, अगर आप देखिएगा तो वो तो थोड़ा सा समय ज़्यादा खींचेगा, बस आप याद रखिएगा इसको, ई बराबर जे के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक बंद परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः यू व आर है, यदि परिपथ में बाह्य प्रतिरोध आर है, तब ओम के नियम के अनुसार, याद रखिए ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम सबको पता है कि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होता है, किसी चालक के सिरों के, ये चालक हो गया, इसके सिरों के बीच का विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के प्राबल्य के बराबर होता है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यही ना होता है ओम का नियम, और V इक्वल IR होता है। तो हम ये सब अब पॉइंट की बात करते हैं। तो जब भी अगर कोई भी सेल होगा तो मान के चलिए जैसे हमारा कोई एक बंद परिपथ है, ये सेल है, तो ये तार का रेसिस्टेंस भी कुछ अपना होगा कैपिटल R, और ये सेल है इसका रेसिस्टेंस भी होगा। तो ये होता क्या है कि जब भी हम अगर बंद परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध अगर दिया होगा, तब जो I होता है वो I इक्वल होता है V/R, ठीक है। तो V तो हमारा EMF हो गया है, तो E और R जो होता है वो बाहरी प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध, यानी कैपिटल R प्लस स्मॉल r को जोड़ दिया जाता है, और फाइनली यही हमारा ऑप्शन हो जाता है E बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r के सेल के साथ एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ा जाता है, बाह्य प्रतिरोध में अधिकतम धारा प्रवाहित होगी, बाह्य प्रतिरोध में अधिकतम धारा प्रवाहित होगी। अधिकतम धारा प्रवाहित होने के लिए शर्त है कि जब कैपिटल R और स्मॉल r इक्वल हो जाता है तब मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि मीटर सेतु द्वारा प्रतिरोध के मापन में सेतु के तार से होकर धारा को आवश्यक रूप से विपरीत किया जाता है, इससे दूर होती है जो भी इससे त्रुटि जो दूर होती है, जो भी एरर इससे दूर होता है वो ऊष्मा वैद्युत प्रभाव के कारण ये जो त्रुटि होती है वही होता है। इसका 15 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा देखिएगा, आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सब चीज़ हो जाएगा। कहता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, सेल में प्रयुक्त पदार्थ का, सेल के बर्तन का, सेल के इलेक्ट्रोड का। तो ये जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, सेल में जो पदार्थ प्रयुक्त होता है वह वैद्युत विश्लेष्य, वही सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बढ़ती चालकता का क्रम है, तो चालकता क्या होता है, वही उसका मतलब चालकता आप ये समझो ना, कंडक्टिविटी जिसको बोलते हैं, कौन कितना ज़्यादा एक्टिव है। तो सबसे ज़्यादा तो सिल्वर होता है जिसको हम Ag से डिनोट करते हैं, सिल्वर इसमें भी है और इसमें भी है, तो और इसमें तो सबसे लास्ट में है सिल्वर, तो ये तो होगा नहीं। अच्छा सिल्वर हो गया, तो सिल्वर इसमें भी और फर्स्ट और सेकंड दोनों ए और बी दोनों में है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है ना, सबसे पहले आता है एल्युमिनियम, कॉपर जो होता है एल्युमिनियम से ज़्यादा एक्टिव होता है। याद रखिएगा कि जो कॉपर होता है, कॉपर वो एल्युमिनियम से ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है, और सिल्वर जो है वो सबसे एक्टिव होता है Ag। तो जो इसको फॉलो कर रहा है वो हमारा बी नंबर फॉलो कर रहा है, तो वही हमारा बढ़ती चालकता का क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सेलों में समान रासायनिक क्रियाएं होती हैं। समान यानी समान इक्वल जो होता है ना रासायनिक क्रिया, एक आता है डेनियल व शुष्क सेल व लेक्लांसे सेल, वोल्टिक सेल व डेनियल सेल, और लेक्लांसे सेल व वोल्टिक सेल। तो याद रखिएगा जो डेनियल सेल होता है, डेनियल सेल जो हमारा होता है 1.10 वोल्ट का होता है, और लेक्लांसे ये डेनियल सेल होता है, और जो लेक्लांसे सेल होता है, लेक्लांसे वो लेक्लांसे हमारा होता है 1.46 वोल्ट का, ठीक है, और लेक्लांसे सेल, और उसके बाद आता है वोल्टिक सेल, तो हमारा 1.08 वोल्ट का होता है, सॉरी 1.08 वोल्ट का क्या होता है, वोल्टिक सेल। तो यहाँ पे जो लेक्लांसे सेल है, शुष्क सेल और लेक्लांसे सेल, शुष्क सेल 1.4 से 1.5 वोल्ट के बीच में होता है, जो ड्राई सेल होता है शुष्क सेल
1.4 से 1.5 वोल्ट के बीच, और लेक्लांसे सेल होता है 1.46 वोल्ट के बीच, यानी उसका 1.46 वोल्ट आता है लेक्लांसे, और शुष्क सेल 1.4 से 1.5 वोल्ट। तो इसका जो 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वहीं राइट आंसर हो जाएगा। समान रासायनिक क्रियाएं होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चालक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो इसकी चालकत्व हो जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 19 नंबर, जो चालक होता है ना, तो चालक की जब लंबाई आधी कर दी जाती है तो यहाँ पे देखिए आपको, तो चालकत्व जो होता है कंडक्टेंस, एक मिनट, कंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है, 1 by रेसिस्टेंस होता है, यानी जो प्रतिरोध होता है उसके व्युत्क्रम को चालकत्व बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा लंबाई आधी कर दी जाती है यानी रेसिस्टेंस का व्युत्क्रम होता है। तो ये हमारा जो 19 नंबर क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा। अच्छा ठीक है, हम इसको बाद में देख लेते हैं, बड़ा बनेगा। ये जो जी होता है ना, 1 by रेसिस्टेंस का व्युत्क्रम होता है, तो यहाँ पे आर का वैल्यू रख देंगे 1/ρ×L/A। ये थोड़ा सा बिग में जाएगा, हम बाद में बता देंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तब तक कहता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एगो आता है विद्युतीय चालकता, एगो चालकत्व। तो चालकत्व क्या होता था, रेसिस्टेंस 1 by रेसिस्टेंस व्युत्क्रम होता था, और इसका जो एसआई यूनिट होता था ओम इनवर्स 1, ठीक है, यानी प्रति ओम। लेकिन जो चालकता होता है वो चालकता जो होता है वो हमारा प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। यानी जो चालकता इसका साइन सिग्मा की तरह होता है, वो विशिष्ट प्रतिरोध, ये जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है या फिर प्रतिरोधकता, इसका व्युत्क्रम होता है। और इसका जो यूनिट होता है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, और इसका इन्वर्स लग जाता है प्रति ओम प्रति मीटर, जिसको हम बोल सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब कहता है प्रतिरोध का मात्रक, वहीं सबको पता है V = IR, R = V/I। तो V का मतलब वोल्ट और I का मतलब एम्पियर, यानी वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब कहता है डेनियल सेल, तो डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल अभी आपको बताया है, आपको तो ये याद करना पड़ेगा क्या होता है, 1.10 वोल्ट, यहाँ पे 1.12 वोल्ट है, वहीं अप्रॉक्सीमेट इतना आता है, यानी 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के लिए सूत्र है, तो विशिष्ट प्रतिरोध के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है विशिष्ट प्रतिरोध के लिए सूत्र पूछ रहा है, तो सबको पता है R क्या होता है, ρ×L/A। तो विशिष्ट प्रतिरोध हमारा रो होता है, तो रो का वैल्यू क्या हो जाएगा, R×A/L, R×A/L क्या हो जाएगा, R×A/L। ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, R×A/L। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्यूज के तार गलने से पूर्व इसमें जो प्रवाहित अधिकतम धारा इसकी त्रिज्या R के साथ परिवर्तित होती है। इसका भी अच्छा डेरिवेटिव है, लेकिन आप थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको हम बताते हैं। ये जो फ्यूज होता है ना, पहले तो बताएं कि फ्यूज का जो तार होता है इसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, आप कितने भी बड़ा रखिए उससे कोई मतलब नहीं है। जो इसकी जो त्रिज्या होती है ना, फ्यूज की तार की जो त्रिज्या, वो जो अधिकतम धारा होता है इसके त्रिज्या के R का पावर 3/2, यानी इसी पे निर्भर करता है। जो 24 का ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा निर्भर करती है, तो जो हीट होता है वो हमारा क्या होता है, I²RT, ठीक है। तो किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा, ये जो ऊष्मा है वो निर्भर करता है समय के विलोम पर। ये तो गलत बात है, समय का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समय पर सीधे, सॉरी ये नहीं, सॉरी एक मिनट, ये क्या हो रहा है यहाँ पे तो I² का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेसिस्टेंस का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और टाइम का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो भी ऊष्मा जो होता है वो निर्भर करता है टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पर, विलोम पर नहीं। तो जो 25 है ना, 25 का ऑप्शन नंबर ये बी राइट आंसर हो जाएगा। किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा निर्भर करता है समय पर सीधे। किलोवाट आवर मात्रक होता है किसका, ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट आवर। उसके बाद है कि किसी परिपथ में उत्पन्न विद्युत शक्ति, तो किसी परिपथ में उत्पन्न विद्युत शक्ति P क्या होता है, P = W/T, सबको पता है। और इसको जब आप आगे इंडिकेट कीजिएगा तो P बराबर क्या आता है, VI आता है।
VI जो ऑप्शन नंबर डी में है, 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आता है कि विद्युत प्रेस, जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है उसका एलिमेंट किससे बना होता है, नाइक्रोम के तार से बना होता है। उसके बाद कहता है कि एक घर में दो बल्बों में एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकदार जलता है, दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक है। तो जब भी अगर जलने की बात आती है तो वो सीधे P बराबर क्या आता है, VI आता है, ठीक है। और I बराबर क्या होता है, और सबको पता है कि I बराबर क्या होता है, V/R, ठीक है। तो यहाँ पे I का वैल्यू पुट करेंगे तो V²/R होता है। तो अगर रेसिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा उसका चमक कम होगा, और जिसका रेसिस्टेंस कम होगा उसका चमक ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकदार है, तो दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो प्रतिरोध जिसका अधिक होगा तो उसका चमक क्या होगा, कम होगा, यानी मंद बल्ब का, यानी डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, P इक्वल क्या होता है, V²/R। यानी जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा उसका चमक कम, जिसका रेसिस्टेंस कम उसका चमक ज़्यादा। तो किसका अधिक पूछ रहा है, रेसिस्टेंस, यानी कम बल्ब वाला का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। वहीं थर्मोकपल है, ताप युग्म है, जो सीबेक ने सबसे पहले इस पर लगाया था कि किसी ताप वैद्युत युग्म में तापांतर रखकर विद्युत धारा उत्पन्न किया जा सकता है, और ये पूछता भी है, ये सीबेक का प्रभाव है, सीबेक इफेक्ट इसको बोलते हैं। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। उसके बाद कहता है कि किसी वैद्युत विश्लेष्य के घोल में, 31 नंबर क्वेश्चन, वैद्युत धारा की संरचना होती है प्रवाह द्वारा। तो जो वैद्युत धारा की संरचना होती है किसके प्रवाह द्वारा, तो धन और ऋण आयन दोनों के प्रवाह के द्वारा ही जो विद्युत विश्लेष्य का घोल होता है उसमें धन एवं ऋण दोनों आयन का महत्वपूर्ण भागीदारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत विश्लेषण में कैथोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा समानुपाती होती है। प्रवाहित की गई वैद्युत की मात्रा के प्रवाहित की गई धारा के मात्रा के समय के जो समानुपाती होता है ना, कैथोड या फिर इलेक्ट्रोड, कुछ पर भी, सॉरी एक मिनट क्या हो जा रहा है, हाँ, जब भी मतलब कि देखिए ये इलेक्ट्रोड हो गया, मतलब सॉरी ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया, तो इस पे जब भी अगर कोई मात्रा, कभी भी अगर मात्रा इस पे निक्षेपित होती है तो प्रवाहित की गई वैद्युत की मात्रा के, यहाँ पे तो ए में लिख रहा है वैद्युत की मात्रक के, मात्रक थोड़े होता है, मात्रा के होगा, तो 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत की वह मात्रा जो पदार्थ की 1 ग्राम तुल्यांक जमा करती है कहलाती है, वो क्या कहलाती है, फैराडे कहलाती है। इसको याद करना पड़ेगा आपको। 34 नंबर क्वेश्चन है कि फैराडे नियतांक F बराबर होता है, तो फैराडे नियतांक जो F होता है उसका मान क्या होता है, N हमारा एवोगाड्रो संख्या है और इसका वैल्यू 6.02 × 10⁻23 होता है, एवोगाड्रो का वैल्यू, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। जब इसका जो आप वैल्यू को दोनों को गुना कीजिएगा तो एक फैराडे में जो आता है ना वो आता है 96,500 कूलम। ये भी है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक फैराडे में कितना होता है, 96,500 कूलम, आप इसको रट जाइएगा। तो 34 का ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर कह रहा है कि रासायनिक तुल्यांक W तथा वैद्युत चुंबकीय तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक है। याद रखिएगा कि W1/Z1 इक्वल W2/Z2, ये सब फैराडे का वैल्यू आता है। 1 फैराडे इक्वल, ये W क्या होता है, W होता है रासायनिक तुल्यांक और Z होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। या फिर इसको ऐसे फॉर्मेट में देके पूछ सकता है कि पूछ देगा कि रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत चुंबकीय तुल्यांक Z, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे W/Z के जगह पे लिख देगा रासायनिक तुल्यांक बटा विद्युत रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक बटा विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ऐसे हम शॉर्ट में लिख दे रहा है। और ऐसे ऑप्शन में देगा तो आपको ये मार के आना है, या फिर W/Z, 1 फैराडे इक्वल W/Z। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप वैद्युत प्रभाव की खोज की गई थी। ताप, वहीं सीबेक द्वारा ताप वैद्युत प्रभाव की खोज की गई थी। वहीं नहीं बताया है आपको, तापांतर रखकर विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है, तो वहीं तापांतर रखकर विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है ताप वैद्युत से। और ताप वैद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था, सीबेक द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ताप युग्म का वह ताप जो ठंडी संधि के ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो ठंडी संधि के ताप पर निर्भर नहीं करता है उदासीन ताप। उदासीन ताप जो होता है वो ठंडी संधि के ताप पर निर्भर नहीं करता है। इससे और ज़्यादा ताप जब बढ़ाएंगे ना तो इसमें जो विद्युतवाहक बल होता है ईएमएफ वो क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। तो यही एक उदासीन ताप है जिस जो ठंडी संधि के ताप पर निर्भर नहीं करता है। कहता है उदासीन ताप के ऊपर ताप विद्युतवाहक बल, उदासीन ताप के ऊपर ताप विद्युतवाहक बल ताप में वृद्धि होने पर क्या होता है, कम होता है। अभी ना बोला है कि ताप जैसे बढ़ाएंगे तो जो उदासीन ताप होता है, उदासीन ताप इसका एक्चुअली ग्राफ ऐसे होता है, यहाँ तक ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये ईएमएफ हो गया, ये टेम्परेचर हो गया और ये ईएमएफ हो गया। एक एक्चुअली जो आता है ना मतलब कि एक्सट्रीम पॉइंट, इस पे जो ईएमएफ होता है वो मैक्सिमम होता है। अगर इससे फिर ताप आगे इंक्रीज करेंगे तो ये देखिए ईएमएफ कैसे डिक्रीज हो रहा है। तो इसी को हम न्यूट्रल टेम्परेचर बोलते हैं एन, और इसको हम कोल्ड वाला बोलते हैं, और इसको इन्वर्सिबल बोलते हैं। तो यहाँ पे जब उदासीन ताप होता है उसके ऊपर विद्युतवाहक बल क्या होता है, ताप में वृद्धि होने पर क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक बल्ब को डीसी धारा व बाद में एसी धारा से जोड़ा जाता है, तब यह अधिक तीव्रता से चमकेगा। दोनों में बराबर चमकेगा, चूँकि P इक्वल क्या होता है, V²/R, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए V तो कोई भी बल्ब होता है तो घर में किसी भी बल्ब को पैरेलल फॉर्म में जोड़ते हैं तो पैरेलल में विभवांतर सेम होता है, और तार वही है, रेसिस्टेंस उसका सेम होगा, तो चमक भी वही सेम रहेगा, यानी दोनों में बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फैराडे के नियम परिणाम है संरक्षण के। फैराडे का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर वोल्ट मीटर के अंदर धारा होती है बाह्य मान के बराबर होता है, जो धारा होता है वो बाह्य मान के बराबर होता है। विद्युत लेप उदाहरण है, जो विद्युत लेप होता है ये बहुत अच्छा VVI क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि विद्युत लेप हो गया या फिर धातु शोधन, धातु निष्कर्षण, उसके बाद और आता है आपको विद्युत मुद्रण, ये सब विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पे आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वोल्ट मीटर का प्रयोग किसी विद्युत साधन के छोरों के बीच विभवांतर ज्ञात करने में किया जाता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, वोल्ट मीटर होता है ना, तो वोल्ट मीटर का बहुत अधिक प्रतिरोध होता है, बहुत अधिक, अधिक नहीं बहुत अधिक होगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। और अमीटर होता है वही, ये सब क्या होता है, वोल्ट मीटर या फिर अमीटर जो होता है ये सब गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन फॉर्म है, गैल्वेनोमीटर से बनाया जाता है इसको। तो गैल्वेनोमीटर से जब वोल्ट मीटर बनाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में, ये जो गैल्वेनोमीटर होता है ना इसके सीरीज में एक बहुत उच्च प्रतिरोध को लगा दिया जाता है, तो ये वोल्ट मीटर बन जाता है, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर जो होता है, और यहाँ पे देखिए एक मिनट, और ये जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल एक स्मॉल प्रतिरोध को लगा दिया जाता है जिसको हम शंट बोलते हैं S, तो वो हमारा होता है एमीटर। ये कंस्ट्रक्शन को हम एमीटर बोलेंगे। तो वहाँ पे यहाँ पे यही क्वेश्चन कह रहा है, देखिए हम ऊपर वाला क्वेश्चन बताएं, यहाँ पे देखिए जो वोल्ट मीटर होता है इसका प्रयोग किसी विद्युतीय साधन के छोरों के बीच विभवांतर ज्ञात करने में किया जाता है। ये तो सबको पता है कि विभवांतर ज्ञात होता है, लेकिन वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है, वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध वो वही जो एक्सटर्नल जो हाई कैसे रेसिस्टेंस लगा है गैल्वेनोमीटर के सीरीज में वो बहुत ऊंचा होता है, ये जो रेसिस्टेंस होता है बहुत अधिक होता है। वहीं ये बात कह रहा है कि क्या होगा, जो हमारा ये क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर D यानी बहुत अधिक होगा। और वहीं जो अमीटर कह रहा है, अमीटर यहाँ पे विद्युत यंत्र अमीटर, वो क्या होगा, बहुत कम होगा। वहीं जो ये गैल्वेनोमीटर था और इसके पैरेलल में बहुत एक स्मॉल रेसिस्टेंस यानी बहुत छोटा रेसिस्टेंस यानी बहुत कम, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब कहता है निम्न में से सर्वाधिक विशिष्ट चालकता होती है। तो हम आपको अभी बताया है कि जो चालकता होता है, चालकता को सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, और ये 1/ρ होता है। रो का क्या होता है ऐसा यूनिट, ओम इंटू मीटर होता है, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, मीटर स्क्वायर नहीं होगा, ओम इंटू मीटर होता है। तो चालकता जो होता है सबसे ज़्यादा चालकता वो हमारा किसका, वही चांदी का होगा, चांदी में सबसे ज़्यादा चालकता होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं।
कहता है वोल्ट मीटर से मापा जाता है। सबको पता है वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, विद्युत प्रतिरोध, विभवांतर, विभवांतर मापा जाता है, ठीक है। अमीटर का प्रयोग किया जाता है क्या नापने में, धारा मापने में अमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कहता है सामान्य रूप से व्यवहार किए जाने वाला फ्यूज बना होता है, टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है, याद रखना, टीन और एक होता है सीसा, इसका मिश्र धातु होता है। टीन जो होता है वो 63% और सीसा कितना होता है 37% होता है, ये भी पूछ देता है, याद रखिएगा। 3 63 सीसा 37, इसको याद रखिएगा, मिश्र धातु यही इससे बना होता है। विद्युतीय तीव्रता क्या है, विद्युतीय तीव्रता क्या है, सदिश राशि है। जब ताप बढ़ता है तब जर्मेनियम का प्रतिरोध, जर्मेनियम क्या है, एक सेमीकंडक्टर है, तो जब ताप बढ़ता है तो जो हमारा मतलब कि जब भी ताप बढ़ता है ना तो ये हमारा जो है सेमीकंडक्टर, इसका जो प्रतिरोध होता है वो घटता है। धातु का प्रतिरोध बढ़ता है, अधातु का प्रतिरोध घटता है, अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है और धातु का प्रतिरोध बढ़ता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तब तक के लिए इतना ही क्वेश्चन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ध्यान से पढ़िए इसको। जय हिंद।